हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और साथ ही आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो किरण पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस 1, 2 और 3 का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं आज सेट प्रैक्टिस 4 को यहाँ करवाने वाला हूँ और समय ज़ाया ना करते हुए दोस्तों मैं इसको वीडियो को जो है शुरू करता हूँ। और जिसने मेरे पिछले तीनों वीडियो को, तीनों प्रैक्टिस सेट के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन को नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट में उसको लगा दिया है। आप वहाँ से जा करके पहले वो तीनों वीडियो को देख लेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट प्रैक्टिस 4 के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चंस में लिखा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 5% हानि है और उसकी लागत कीमत 90 रुपये है तो बिक्री कीमत ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमको पता है कि लागत कीमत जो है कभी भी 100% होता है और लागत कीमत को ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्रैमूल, और क्रैमूल कभी भी दोस्तों आपको पता होगा कि ये होता है 100%। तो दोस्तों इस 100% का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पे 90 रुपया। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि जब उसको बेचा गया तो उसको 5% का दोस्तों हानि हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 5% का जब हानि हो गया तो उसको बेचा कितना में गया, 95% में दोस्तों। तो दोस्तों आपको 95% का ही मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 90/100 और मल्टीप्लाइड बाई 95। तो दोस्तों आप यहाँ पे काट लेंगे 5 से, 19 5 95, और इसको जब 5 से काटेंगे तो 20 5 100। दोस्तों यहाँ पे 0 से 0 काट लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जब 19 को 9 से गुना करेंगे तो 19 नमा हो जाता है दोस्तों 171/2। इसको जो जब आप दोस्तों भाग देंगे तो 2 8 16, 2 5 10, दशमलव फिर हो जाएगा 2 5 10, एक जीरो आप यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 77 नंबर में कि 5,000 कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत आपको दोस्तों इसका बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि टेलीविज़न का जो कीमत है वो कितना था, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये टेलीविज़न का कीमत था। अब उसमें दोस्तों कह रहा है 50% हानि में बेच दिया, मतलब 50% हानि में बेचा, इसका मतलब वो 50% में ही बेचा गुने। उसके बाद दोस्तों कह रहा है 50% और घटा दिया जाता है इसमें से। दोस्तों 50% जब घटाएंगे तो फिर से 50 ही बचेगा, तो 50% फिर से आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे जो है 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको गुना करा लेंगे तो 5 5 25 5 125 और एक जीरो यहाँ पे बच रहा है जो यहाँ पे आपको यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1250। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 78 नंबर में लिख रहा है, एक पंसारी 18 रुपये प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे थोक बाजार से खरीदता है। इसमें 10 अंडे टूट जाते हैं और उन्हें जो है फेंकना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि यदि वह परिवहन पर 24 रुपये खर्च करता है तो प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 10% का लाभ हो। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है एक एक नियम से बनेगा और ये क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से आप समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों लिख रहा है कि 18 रुपये प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे थोक बाजार से वो खरीदता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ बताइए कि 10 दर्जन जो अंडे हैं उस 10 दर्जन अंडे में टोटल कितने अंडे होंगे। हमें पता है कि एक दर्जन में होता है 12, तो 10 दर्जन में 10 गुने 12, तो 10 गुने 12 मतलब कि टोटल अंडे कितने हो गए दोस्तों, 120 एक्स हो गए, 120 एक्स हो गए टोटल। इसमें से दोस्तों कह रहा है कि 10 अंडे जो है टूट जाता है परिवहन में तो उसे फेंकना पड़ गया फिर दोस्तों। तो मतलब 10 अंडे जो है अगर टूट गए तो शेष अंडे दोस्तों यहाँ पे आप पता कर लीजिए कि शेष अंडे कितने बचे। तो शेष अंडे यहाँ पे लिख लीजिए आप दोस्तों 100, टोटल दोस्तों अंडे हैं 120, उसमें से 10 अंडे अगर टूट जाते हैं तो अंडे कितने बचे, अब 110 अंडे बचे, 110 अंडे बचे। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि तो 110 अंडे जब उसमें बचे और 10 अंडे टूट गए तो दोस्तों 10 अंडे का जो भी मूल्य होगा उतने मूल्य का उसको लॉस सहना पड़ा होगा दोस्तों। तो 10 अंडे का मतलब कितने मूल्य का उसको लॉस सहना पड़ा उसको पहले पता कर लेते हैं। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक अंडे का मूल्य पता करना होगा। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में 18 रुपये प्रति दर्जन, मतलब कि 12 अंडे जो है मतलब प्रति दर्जन 18 रुपये के हिसाब से उसको बेच रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि 12 अंडे जो हैं, मतलब 12 अंडे जो हैं उसका मूल्य आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 18 रुपया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आप एक अंडे का अगर पता कर लेते हैं कि एक अंडे का जो है मूल्य कितना होगा। एक अंडे का मूल्य दोस्तों आप जब 18 को 12 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 1.5, इतना रुपीज़ जो है एक अंडे का मूल्य होगा। तो दोस्तों आपको पता करना है कि 10 अंडे का जो है मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों 10 अंडे का मूल्य पता करने के लिए आप 10 को 1.5 से जब गुना करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये जो हो गया गुना करने पर 15 रुपये का जो है उसको लॉस हुआ होगा दोस्तों।
तो यहाँ पे आप दोस्तों सबसे पहले पता करेंगे कि वो जो खरीदा था 10 दर्जन अंडे वो कितने में खरीदा था, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो दोस्तों हमको पता है कि 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो खरीदा था और 10 दर्जन अंडे खरीदा था, तो उसको कितना पड़ गया दोस्तों, तो उसको पड़ गया ये 180। उसमें से आपको 15 रुपये का उसको लॉस हो गया, क्योंकि हमने अभी निकाला 10 अंडे का मूल्य जो है वो 15 रुपये था, तो 15 रुपये का उसको लॉस हुआ। तो 15 रुपये का जब उसको लॉस हुआ दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 165 रुपया। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि वो जब परिवहन पे उसको लाता है तो उसको 24 रुपये का खर्च पड़ता है, तो 24 रुपये आप इसमें ऐड कर लेंगे, तो 24 रुपये भी उसमें ऐड होगा क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। 165 और 24 को दोस्तों आप जब जोड़ेंगे तो ये मूल्य आ जाएगा 189 रुपया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपको हो गया 189 रुपया। दोस्तों क्वेश्चन में फिर आगे लिख रहा है कि तो उसे प्रति अंडा, तो प्रति अंडा आपको मूल्य बताना है कि उसे कितने रुपये में बेचनी चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप निकाल लेंगे सबसे पहले कि प्रति अंडा उसका मूल्य जो है कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रति अंडा अगर आप मूल्य निकालेंगे, प्रति अंडा प्रति अंडा मूल्य अपन इसमें निकाल लेंगे दोस्तों। तो प्रति अंडा मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है 189 रुपया का वो खरीदा है और उस पर चाहिए इसको 10% का लाभ। तो 10% का लाभ का मतलब कि दोस्तों 110/100, 110/100। उसके बाद दोस्तों आपको प्रति अंडे मूल्य बताना है, तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि अंडा शेष कितना बचा था 110, तो यही अंडे को वो बेचेगा। तो प्रति अंडा मूल्य निकालने के लिए टोटल अंडे से यहाँ पे डिवाइड दे देंगे दोस्तों। तो टोटल अंडे से जब हम इसको डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 110 से 110 कट जाएगा और 189/100 बचेगा। 189/100 का मतलब हो गया दोस्तों, जब इसको भाग दीजिएगा आप तो 1.89 यहाँ पे रुपीज़ प्रति अंडे का यहाँ पे निकल जाएगा। प्रति अंडे का यहाँ पे मूल्य जो है यहाँ पे इसका निकल जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 30% घटा दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि आयत की जो लंबाई होगी दोस्तों, सबसे पहले इसको यहाँ पे हम लोग 100 मान लेते हैं। आयत की लंबाई जो है पहले 100% रही होगी, उसके बाद इसका लंबाई जो है 40% बढ़ा दिया गया है, तो ये हो गया होगा 140। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि इसमें चौड़ाई 30% घटा दी गई, तो चौड़ाई भी पहले 100 रहा होगा, उसके बाद 30% जब 100 में से घट जाएगा तो ये बचेगा 70। अब आप इसको काट लेंगे, 100 से 140 को जब काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा और ये 2 से जब कटेगा तो 10 हो जाएगा 5 और 2 से मैं 14 को अगर काटूँ तो ये हो जाएगा 7 और 100 और 70 को भी आप काट लेंगे तो 1 0 कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप क्रॉस भी काट सकते हैं, लेकिन क्रॉस यहाँ पे कटने नहीं वाला है, तो यहाँ पे आप अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, तो 10 और 5 को जब गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50 और 7 में 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए शुरू में उसका क्षेत्रफल था 50, अब हो गया क्षेत्रफल 49, तो कितने का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। किससे हुआ दोस्तों, इस 50 से कमी हुआ, तो 50 अपॉन में लिखा जाएगा और गुने 100%। इसको जब आप काटिएगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब कि यहाँ पे इसका आंसर हो गया 2% की कमी। मतलब इस दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक व्यापारी अपने माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो और 170 रुपये लागत कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि लागत कीमत आपको 170 रुपये दिया हुआ है। लागत कीमत का मतलब होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कभी भी हम लोग मानते हैं दोस्तों कितना 100%। 100% का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 170 रुपया। और दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि उसको 20% का लाभ होना चाहिए। तो 20% लाभ जब होता है दोस्तों तो इसका मतलब 120% का मान निकालना होगा। तो दोस्तों आप इसमें 120% का मान जब निकालेंगे, मतलब कि यहाँ पे एसपी निकल रहा है, तो 170/100 और गुने 120, तो डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कट जाएगा। 17 और 12 को गुना कीजिए, 17 दूना 34 का 4 बचा 3, 17 के 17 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 20, मतलब कि 204 रुपये। लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं है, अभी ये आपको निकला है विक्रय मूल्य, मतलब कि एसपी आपको ये निकल चुका है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% छूट देने के बाद भी, तो दोस्तों आप बताइए छूट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो 15% छूट अगर दिया है इसका मतलब उसको कितने में बेचा है दोस्तों 85% में, और हमको रुपया में विक्रय मूल्य कितना निकला हुआ है 204। इसका मतलब दोस्तों कि 85% में उसको बेचा है और रियल में ये जो है इसका विक्रय मूल्य आया है 204। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों अंकित मूल्य कभी भी 100% होता है, आपको यहाँ पे 100% का मान निकालना होगा। तो 204 अपॉन 85 मल्टीप्लाइड 100, इसको आप काट लेंगे, 17 पंचे 85 और 20 पंचे 100। 17 से जब आप इसको काटिएगा 204 को, तो 17 का ही 17 बचा 3, 34 बनेगा, तो 17 दूना 34, 12 और 20 को आप गुना करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 240 रुपया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मतलब कि एमआरपी जो आ गया आपका 240 रुपया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 81 नंबर में लिख रहा है कि 10:18, 7:21, 12:16 और 8:20 में न्यूनतम अनुपात आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों आप इसको भिन्न में लिख लेंगे फ्रैक्शन में, 10/18 हो जाएगा। उसके बाद आगे लिख लीजिए 7:21 को 7 ये हो जाएगा 7/21। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि 12:16 है, 12:16 को आप लिख लेंगे 12/16। उसके बाद 8:20 को 8/20 लिख लेंगे।
यहाँ पे आप इसको काट लेंगे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में, तो ये कट के हो जाएगा दोस्तों 5/9। ये हो जाएगा दोस्तों आपको 1/3, 7×3 21, 4 से ये दोनों कटेगा, 4×3 12 और 4×4 16। ये दोनों भी दोस्तों 4 से कट जाएगा, 4×2 8 और 4×5 20। दोस्तों आप यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू से आप जल्दी से पता नहीं कर सकते कि न्यूनतम अनुपात कौन सा है। तो दोस्तों आप इसको पॉइंट में तोड़ लीजिए। 5/9 को अगर आप पॉइंट में तोड़ते हैं तो यहाँ पे 9 से 5 को जब भाग देते हैं तो 0 पॉइंट हो जाएगा। ये 5 जो है 50 बन जाएगा, तो 9×5 = 45, फिर 9×5 = 45, 0.55। 1/3 को अगर आप आपस में भाग देते हैं तो 0.33 हो जाएगा। उसके बाद 3/4 को आप अगर तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा दोस्तों 0.75। उसके बाद दोस्तों 2 से अगर आप 2 में अगर आप 5 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 0.4। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे छोटा वैल्यू आया है 0.33। ये वैल्यू किसका है दोस्तों, तो ये वैल्यू है दोस्तों आपको 7:21 का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है कि यदि x-2 और x-3 के बीच मध्यानुपात x है तो x का मान आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि मध्यानुपात का एक सूत्र होता है। यहाँ पे मैं सूत्र को लिख देता हूँ। मध्यानुपात अगर आपको निकालना होगा, मतलब कि मीन प्रोपोर्शन दोस्तों आपको निकालना होगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप साइड में समझिए कि अगर 2 नंबर दिया हुआ है, एक नंबर को हम अगर a माने और दूसरे नंबर को अगर b माने, तो दोस्तों इसका मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोस्तों इसका फार्मूला होता है √√ab। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मध्यानुपात अगर निकालूंगा तो यहाँ पे हम x-2 को अगर a मान ले और x-3 को अगर b मान ले, तो इसका हो जाएगा फार्मूला दोस्तों क्या, √x-2 इंटू x-3। दोस्तों मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपात आपको दिया हुआ है x, इसको सामने में यहाँ पे लिख लेंगे x। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों √, इसको आप गुना कराएंगे दोस्तों तो x ये हो जाएगा x और x गुना करके x²। x में -3 से मैं अगर गुना करूँ तो ये हो जाएगा 3x। उसके बाद दोस्तों -2 से और x में अगर गुना करूँ तो हो जाएगा -2x, और -2 और -3 गुना करूँ दोस्तों तो हो जाएगा माइनस प्लस 3 दूना 6। दोस्तों यहाँ पे √, को अगर मैं बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊँ तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ये x जो है वो x² हो जाएगा। तो x² दोस्तों इधर आपको बचा x² और -3 और -2 को आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो -5x, उसके बाद +6 लिख लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे x² जो है कट जाएगा, और मैं -5x को अगर इधर ले जाऊँ तो ये +5x में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको बच गया 6। तो दोस्तों इसका आप आंसर देख रहे हैं x हो जाएगा 6/5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि छात्रवृत्ति कितने प्रतिशत बच्चों को मिली है, ये आपको बताना है। लेकिन आपको डाटा दोस्तों दिया हुआ है छात्रवृत्ति जिसको नहीं मिली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लेंगे दोस्तों कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो आपको दोस्तों संख्या का रेशियो दे रहा है, यहाँ पे संख्या का रेशियो दोस्तों क्या दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लेंगे बॉयज़ का जो है 3 है और गर्ल्स का 2 है रेशियो में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे 3:2 को आप यहाँ पे 1 0 लगाइए, 2 0 लगाइए, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। फिर आप इसको काटते हैं तो ये 3:2 ही रहेगा। तो 20% लड़कों को अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली दोस्तों तो कितने लड़कों को मिली, तो 80% लड़कों को मिली। तो यहाँ पे आप दोस्तों लिख लीजिए जिसको छात्रवृत्ति मिली है, क्योंकि हमको दोस्तों पूछ रहा है कि छात्रवृत्ति कितने प्रतिशत को मिली है, यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 20% लड़कों को अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली तो 80% लड़कों को मिली। इसका मतलब दोस्तों आपको संख्या में लड़कों का संख्या है, अगर मैंने यहाँ पे 30 लिखा है तो 30 का आपको निकालना पड़ेगा 80%। तो 30 का 80% अब अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाता है कितना, 24। तो 30 का 80% दोस्तों आप निकालेंगे, मतलब कि 30 में से 24 लड़कों को छात्रवृत्ति मिली। उसी प्रकार दोस्तों 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, इसका मतलब 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। लड़की अगर 20 है यहाँ पे तो 75% को मिला दोस्तों। इसका मतलब कि 75/100 यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अगर तो मैं इसको अगर काटता हूँ तो 20×5 हो जाएगा, और 5 से मैं 75 को काटता हूँ तो ये हो जाएगा 15। मतलब कि दोस्तों कि 20 में से 15 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। तो दोस्तों शुरू में देखिए कि संख्या यहाँ पे 30 और 20 लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर के ये था 50, और बाद में जिसको छात्रवृत्ति मिली तो ये 24 और 15 को अगर मैं जोड़ लूँ तो ये हो जाएगा 39। तो 39 को छात्रवृत्ति जो है मिली।
तो दोस्तों आपसे पूछा छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो 39 विद्यार्थियों को दोस्तों छात्रवृत्ति मिली है, कितनों में से, तो 50 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों 100% से यहाँ पे आप गुना भी करा लेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों 50 से अगर मैं 100 कर दूँ तो ये दो बार में कटेगा। 39 को अगर मैं 2 से अगर गुना कर दूँ तो 39 दूना दोस्तों होता है 39 दूना 78, 78% दोस्तों यहाँ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 10, 12, 16, 20 पी और 26 का औसत 77 है, तो पी का मान दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेने होंगे, ठीक है। अगर आप इस दोस्त को इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 10 और 12 को मैं जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 22, 22 में 16 अगर जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 38, 38 और 20 58, 58 में पी जोड़ूँ तो 58 प्लस पी, और उसके बाद मैं 58 में अगर 26 को जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 84। तो दोस्तों यहाँ पे इसका योग आ गया 84 प्लस पी। तो दोस्तों योग बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या। तो औसत आपको दोस्तों दिए हुआ है 17 और संख्या यहाँ पे आप काउंट करेंगे जब तो ये हो जाएगा कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या। तो 6 से यहाँ पे आप गुना करा लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 84 प्लस पी इज इक्वल टू 17 छक हो जाता है दोस्तों 102। तो पी बराबर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 102 माइनस 84। तो दोस्तों इसमें अगर आप इसको घटा लेते हैं 12 में से 4 गया तो 8 और 9 में से 8 गया तो 1, मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मोटरसाइकिल का दूसरा गति पूछ रहा है कि कितना से चलाना होगा कि पूरी औसत गति उसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको दोस्तों दे रहा है औसत गति 30। तो औसत गति का दोस्तों आप जानते हैं फार्मूला होता है, औसत का फार्मूला आप बखूबी जानते हैं कि औसत बराबर होता है, या औसत गति आप बोलिए, औसत चाल बोलिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों औसत चाल, औसत चाल का यहाँ पे आपको ये फार्मूला हो जाता है। तो औसत चाल दोस्तों आपको यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो आप इसको इसके सामने लिख लेंगे। और कुल दूरी यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि 40 वो पहले चला है और 40 वो बाद में भी चला है, तो मतलब कि 40 में 40 अगर जोड़ दूँ तो ये 80 हो जाएगा कुल दूरी। और आपको समय निकालने के लिए दोस्तों समय बराबर होता है चाल बटे दूरी, सॉरी दोस्तों चाल बटे दूरी नहीं, दूरी बटे चाल। तो मैं दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे 40 आपको दूरी चला है कितनों की चाल से, 20 की चाल से। उसके बाद दोस्तों आपको कह रहा है कि फिर से 40 किलोमीटर को कितने की चाल से चले ये आपको निकालना है। यहाँ पे मैं एक्सिस को मान लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे इसको काट लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, और इसको आप काट लेंगे 30 और 80 को, 30 का 0 0 कट जाएगा। तो दोस्तों आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 बराबर, यहाँ पे दोस्तों आप इसका नीचे जब लसा लेंगे 2 + 40 बटे एक्स का लसा जब लेंगे तो लसा इसका एक्स जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, 8 से गुना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और ये 2x + 40 हो जाएगा। दोस्तों आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको आप दोस्तों करते हैं तो ये हो जाता है 6x + 4 × 12 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 8x। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x में से 6x इधर आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों 120। इसको आप अगर काटेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि 2 वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, मैं एक वर्ग को अगर मान लेता हूँ A है, A1 मान लेता हूँ, और एक वर्ग को मान लेता हूँ उसका भुजा A2। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है इसके भुजा का स्क्वायर, तो मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा और इसका भी, तो ये हो जाएगा दोनों के क्षेत्रफल, और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है 1:4 मतलब 1/4। तो दोस्तों मैं इन दोनों का स्क्वायर को आपस में कॉमन लेकर के मतलब A1/A2 का इसको होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 1/4। इसको आगे दोस्तों मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये स्क्वायर जो है बराबर की दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, √1/4। तो √1/4 को जब आप दोस्तों तोड़ते हैं तो यह जाता है 1/2, मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। दोस्तों आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि उनके परिमापों का अनुपात, मतलब वर्ग के परिमाप का अनुपात आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों वर्ग का हमको पहले वर्ग का भुजा पता चल गया 1 के अनुपात में है, और दूसरे वर्ग का भुजा पता चल गया 2 के अनुपात में है। तो वर्ग का परिमाप दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने
A1 और 4 × A2 इज इक्वल टू दोस्तों ये दिया हुआ है 1/2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप 4 से 4 कट जाएगा, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1:2। तो दोस्तों यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी है कि अगर 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको जो दिया हो वही अनुपात आपका उसका परिमाप का भी अनुपात होता है, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1:2। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर है और उसकी आंतरिक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है कि कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है 24 मीटर और उसके आंतरिक वृत्त की परिधि, मतलब आंतरिक वृत्त करने का मतलब ये हुआ कि आपको वृत्त जो है वो त्रिभुज के अंदर बनाने होंगे। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के तीनों सतहों से ये जो है टच करता होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वृत्त का कोई सेंटर होगा, कोई केंद्र होगा, जो मैं यहाँ पे डिनोट कर दिया हूँ, और इस वृत्त का आपको आंतरिक वृत्त की परिधि दोस्तों आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि आपको होता है क्या चीज़, 2πr। 2πr बराबर दिया हुआ है 44। अब मैं इसको अगर तोड़ लूँ तो 2 गुने पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7 और गुने r इज इक्वल टू 44। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं 22 दूना 44, जो इस 44 को काट देगा तो रेडियस यहाँ पे कितना आ गया 7। रेडियस कितना आ गया दोस्तों 7 मीटर। आगे जब दोस्तों आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए इसका एक प्रॉपर एक फार्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दोस्तों इसका एक फार्मूला है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी दोस्तों वो, और इसका अर्ध परिमाप। दोस्तों इसका अर्ध परिमाप मतलब कि दोस्तों इसका सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका अर्ध परिमाप और त्रिज्या को मैं जब गुना करूँगा, त्रिज्या यहाँ पे 7 आया है और इसका अर्ध परिमाप इसका अगर दोस्तों दिए हुआ है यहाँ पे 24, त्रिभुज का परिमाप 24 अगर दिया हुआ है दोस्तों, तो 24 का मैं आधा करूँ तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों 12। तो मतलब इसका अगर मैं गुना करूँगा तो 7 × 12, 12 7 84, मतलब कि 84 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया 84 मीटर स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि अंकित मूल्य 250 रुपये है और विक्रय मूल्य 235 है तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 250 रुपया अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य मतलब उसको जो बेचा गया है वो 235 रुपये में बेचा गया है। इसका मतलब कि 250 का सामान 235 में जब बेचा तो कितना का छूट दिया दोस्तों, 15 रुपये का छूट दिया। किस पे, तो अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना था, तो 250, 15/250 गुने प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों 100% से आप गुना करा लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 5 से अगर मैं काट लूँ 5 × 5 = 25 और 5 दूना 10, 5 से 15 को काट लूँ तो 5 × 3 = 15 और 3 दूना हो जाएगा 6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 89 नंबर, एक घड़ी की सूचीगत कीमत 160 रुपये है, 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद उसे 122.40 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट की दर प्रतिशत आपको बतानी है कि क्या होगी। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले सूचीगत कीमत जो है उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मार्क प्राइस। तो दोस्तों मार्क प्राइस जो था, मार्केट रेट प्राइस, वो आपको दिया हुआ है 160 रुपये। तो दोस्तों इसमें जब पहला छूट दिया गया, तो पहला छूट जब दिया गया तो विक्रय मूल्य जो होगा कितने में बेचाएगा, तो फर्स्ट विक्रय मूल्य जो अगर इसमें 10% अगर मैं छोड़ दूँ, 10% अगर छोड़ दूँ तो 160 का अगर 10% अगर आप निकालिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इधर मैं बता देता हूँ, 160 का अगर 10% निकालिएगा मतलब 10% अगर छोड़ दिया तो 90% में बेचा, तो 90% में बेचा मतलब कि 90/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएंगे और 16 नमा हो जाएगा दोस्तों 144, मतलब 144 रुपये में उसको बेचा होगा, मतलब कि पहला जो विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों 144 रुपया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको बाद में जो है एक और छूट दे करके 122.40 मतलब 122 रुपये 40 पैसे में बेचा है, मतलब कि अब उसको फाइनली बेचा कितने में है, 122 रुपये 40 पैसे में उसको बेचा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे मैं अगर इसका डिफरेंस देखूँ तो 144 रुपये का सामान अब मैंने फाइनली खरीद लिया 122 रुपये 40 पैसे में। तो दोस्तों छूट यहाँ पे कितने का दिया, अब आप इसको जब घटाएंगे तो 21 रुपये और 60 पैसे इसका आ जाएगा, और कितने से दिया दोस्तों, तो अब इसको मिला 144 से, और परसेंट निकालने के लिए दोस्तों 100% से गुना कर लेंगे। तो दोस्तों दूसरा जो डिस्काउंट परसेंटेज था वो हो जाएगा इतना। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे पॉइंट अगर मैं हटाऊँ तो नीचे में आ जाएगा 100, और 100 से 100 आप इसको काट लेंगे, और फिर आप दोस्तों जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको 4 से काट लूँ तो 4 × 12 बचेगा 2 24, 4 × 6 24, 4 से मैं इसको काटूँ तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 और 0।
फिर इसको आप दोस्तों अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 से, 9 चौका 36 और 9 9 छक 54, तो ये हो जाएगा 60 और 4 से 60 को जब मैं यहाँ पे काट लूँ तो ये कट जाएगा दोस्तों 15 से। तो दोस्तों अगला जो छूट दिया वो 15% का दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे इनके व्युत्क्रम का महत्तम समावर्तक निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और अक्सर गलती कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान से करना होगा। ये आपको कुछ भिन्न दिए गए लेकिन इसके व्युत्क्रम का आपको HCF पूछा जा रहा है। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3, 9/10 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 10/9, उसी प्रकार 15/16 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा तो 16/15। दोस्तों आप आगे इसको सॉल्व करेंगे, HCF आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर HCF पूछ रहा है तो आप इसमें न्यूमरेटर का आप HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर का आपको LCM निकालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसका HCF निकालेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि 4, 10 और 16 का HCF कितना आ जाएगा तो 2। उसके बाद दोस्तों 3, 9 और 15 का जब आप निकालेंगे LCM, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3, 15 और 9 का LCM हो जाएगा कितना 45। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 91 नंबर। इसमें दोस्तों लिख रहा है, इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले दोस्तों सही से लिख देता हूं क्योंकि ये जो है उस फॉन्ट में सही से टाइप नहीं हो पाया है। यह है दोस्तों 31 के पावर में आपको लिखा हुआ है 7.5 डिवाइड 31 के पावर दोस्तों लिखा हुआ है इसमें 3/2। 31 के पावर में 3/2 लिखा हुआ है। उसके बाद गुने 31 के पावर में दोस्तों ये लिखा हुआ है -3 इज इक्वल टू √31 के पावर में दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पे x मैं मान लेता हूँ, ये आपको बताना है x का वैल्यू इसमें बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे LHS में देख रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार यहाँ पे डिवाइड का काम होगा और डिवाइड में आप दोस्तों आप एक एक्सपोनेंट और पावर का कंसेप्ट है कि a⁴m हो और डिवाइडेड बाई a⁴n हो। तो ये दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है जो कि इसका पावर जो है आपस में माइनस हो जाते हैं, m-n हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो m-n मैं कर लूँगा, मतलब कि अगर आप 31 के पावर में 7.5 में से 3/2 को घटाएंगे, 3/2 का मतलब आप दोस्तों जान रहे हैं कितना होता है 1.5। तो 7.5 में से अगर मैं 1.5 को अगर घटा लूँ तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब गुना में कितना बचा दोस्तों 31 के पावर में -3 बराबर इधर कितना बचा दोस्तों, इधर बच गया आपको, इसको रूट अंडर को मैं जैसे ही तोड़ता हूँ तो ये हो जाता है पावर में x/2। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ अगर रूट अंडर में है उसको मैं अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखता हूँ तो रूट अंडर वो बनता है पावर में 1/2 बन जाता है। उसी प्रकार 1/2 से अगर x को गुना कराऊंगा x/2 हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी आप दोनों जो है दोनों गुना में है और दोनों का बेस सेम है। तो दोस्तों दोनों का बेस को आप लिख लीजिए और बेस जब दोनों सेम होता है दोस्तों तब x का एक्सपोनेंट को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 6 में -3 को मैं अगर जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 3 और बराबर में कितना बचा दोस्तों 31 के पावर बन गया दोस्तों x/2। दोस्तों इसमें एक और कंसेप्ट है कि जब एक्सपोनेंट आपस में बराबर में हो, बेस जब आपस में बराबर में हो तो इसका एक्सपोनेंट हम लोग को बराबर कर लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मैं एक्सपोनेंट अगर बराबर कर लूँ तो 3 = हो जाएगा x/2। तो दोस्तों यहाँ से आप x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6, x का मान हो जाएगा 6, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। तो अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 92 नंबर में लिख रहा है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिटों का उत्पादन कर सकते हैं। 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिटों का उत्पादन कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है आपको एक फार्मूला, ये क्वेश्चन जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन का है, इसमें एक फार्मूला काम करता है जो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। m1d1t1 अपॉन w1e1 इज इक्वल टू दोस्तों होता है m2d2t2 अपॉन w2e2। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, m जो है वो दर्शा रहा है कितने आदमी उस काम को कर रहे हैं, d जो है दिन को दर्शाता है, t जो है दोस्तों वो घंटे को दर्शाता है कितने घंटे वो काम करते हैं, w वर्क को दर्शाता है कितना वो काम कर रहे हैं, और e जो एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता को दोस्तों दर्शाता है। तो दोस्तों चलते सवाल पे। सवाल में पहले लाइन में लिख रहा है 30 व्यक्ति, तो आप यहाँ पे सबसे पहले 30 लिख लेंगे, गुने प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, तो 6 गुने उसके बाद 24 दिन वो काम करता है, तो 24 और कितने यूनिटों का उत्पादन कर सकता है दोस्तों 1500। तो मतलब उसका वो टोटल वर्क हो गया, वो 1500 काम करता है। तो अपॉन में ये 1500 आप लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों इज इक्वल टू 18 व्यक्ति है, तो 18 गुने 8 घंटे प्रतिदिन दोस्तों काम कर रहे हैं, तो गुने 8, और दोस्तों यहाँ पे वो कितने
8 घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं ये आपको दोस्तों पता नहीं है, आपको ये निकालना है। मैं इसको x मान लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना है, ये 1800 यूनिट का बिजली का उत्पादन करते हैं, मतलब ये अपॉन में 1800 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप इसको जो है दोस्तों सॉल्व जब करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये आप काट लेंगे, 18 से ये 18 कट जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं 15 से ये 30 2 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30, और 8 से ये 24 कट जाएगा, 8 तिया 24। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कुछ कटने के लिए अब नहीं बचा है। आप दोस्तों x का वैल्यू क्या निकालेंगे, 2, 6 और 3 को अगर आप गुना करते हैं तो 6 दूना 12 तिया 36। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 दिन, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिख रहा है 4 पुरुष और 6 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 20 बच्चे कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 पुरुष, 4 पी से डिनोट कर देता हूँ मैं, और उसके बाद आपको यहाँ कह रहा है 6 बच्चे, ये जो है मिल करके काम करते हैं 8 दिनों में, ठीक है। उसके बाद सेम काम को दोस्तों यहाँ पे 3 पुरुष और 7 बच्चे कर रहे हैं, तो 3P + 7B, 3 पुरुष और 7 बच्चे मिल करके दोस्तों 10 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप 8 और 10 को काट लेंगे, तो ये 2 से कट के हो जाएगा 4, और ये 10 जो है 2 से कट के हो जाएगा दोस्तों 5। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना है, आपस में इसको आप गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 16P + 6 चौक 24B = 5 तिया 15P प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 7 5 35B। दोस्तों P और B को एक तरफ आप करके आपस में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 16P है और 15P, ये जो है इधर आकर के 16P में से घट जाएगा, तो 16 में से 15 जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे केवल P बचेगा। और बराबर यहाँ पे आप आगे करेंगे सॉल्व जब इसको, तो यहाँ 24B जो है दोस्तों 35B में से आकर के इधर, ये आकर के इधर जो है घट जाएगा। तो 35 में से अगर 24 मैं घटा दूँ तो दोस्तों यहाँ पे बच जाएगा 11B। अब इसको आपको दोस्तों कर लेंगे यहाँ पे P/B = कितना आ जाएगा, 11/1। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है P मतलब एक पुरुष का जो है क्षमता 11 का बता रहा है, और एक बॉयज़ का क्षमता जो है 1 का यहाँ पे बता रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लेंगे, या तो ये दोस्तों आप इस वाले फॉर्म में, इस वाले टोटल वैल्यू में रख करके इसका मान निकाल लेंगे, या तो इसमें आप रख करके इसका मान निकाल लेंगे। किसी से भी आप दोस्तों निकालेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा। तो चलिए हम इसमें रख लेते हैं वैल्यू। तो दोस्तों टोटल वर्क यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे 4P का मतलब कि दोस्तों एक पुरुष का क्षमता 11 का है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 6B, मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको 6B करने का मतलब ये हुआ कि आपको बॉयज़ का क्षमता यहाँ पे 1 का गुना करना पड़ेगा, और ये सब जो है मिल करके दोस्तों कर रहे हैं 8 दिन में काम। तो आप जब इसको दोस्तों आप जब सॉल्व करेंगे तो 11 और 4 को गुना करेंगे 44, 44 और 6 हो जाएगा 50, 50 को अगर आप 8 से गुना करते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है 400। तो 400 टोटल वर्क निकल गया। अब क्वेश्चन के अनुसार इसमें कहा जा रहा है कि 400 काम को दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको कि 20 बच्चे जो हैं कितने दिनों में या कितने समय में कार्य को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसको दोस्तों आप बॉयज़ का क्षमता यहाँ पे आप लिख करके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा दोस्तों 400/20 मल्टीप्लाइड बाई बॉयज़ की क्षमता 1 का है। तो 20 से आप इस 400 को जब काट लेंगे तो ये हो जाएगा 20, मतलब दोस्तों यहाँ पे 20 बच्चे जो है आपको ये काम कितने दिनों में करेंगे, तो 20 डेज़ में करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि धनराशि को हम लोग मान लेते हैं 1। अब वो धनराशि अगर दोस्तों दोगुनी हो रही है, इसका मतलब कि ये दोगुनी होने में कितना समय लगा रहा है, तो दोगुनी होने में दोस्तों ये 5 वर्ष का समय लगा रहा है। उसी प्रकार जब ये राशि 1 से अगर तिगुनी होगी तो यहाँ पे ये 3 गुना होने में, मतलब यहाँ भी 1 का ब्याज मिला, 1 से 2 होने में ब्याज 1 का मिला, और 2 से 3 होने में भी ब्याज 1 का मिला। तो दोस्तों यहाँ पे 1 का ब्याज मिलने में फिर से इसको 5 वर्ष का समय लगेगा। दोस्तों कह रहा है लेकिन आपको क्वेश्चन में कि चौगुनी होने में कितना समय लगेगा, तो फिर इसको आगे भी हम करेंगे कि 1 का ब्याज और मिलेगा आगे, तो ये 3 से हो जाएगा 4, तो 3 से 4 होने में दोस्तों फिर इसको कितना समय लगा होगा, तो इसको जो है फिर से 5 साल का समय लगा होगा। तो दोस्तों आप देखिए, आप पहले वो राशि था 1, अब हो गया वो 4, इसका मतलब कि ये राशि जो है अपने का चौगुना हो गया। तो इसमें समय कितना लगा दोस्तों, तो 5, 5 10 और 5 15, मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों इसमें लिख रहा है, यदि छूट के साथ बिक्री 3.5% से घटाकर 3.1/3% कर दी जाती है। दोस्तों इसको हम लोग 3.1/3% ही इसको हम लोग पढ़ेंगे। 3.1/3% कर दी जाती है तो 12,102 रुपये की खरीद पर कितना अंतर आएगा। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इसमें आपको अंतर पूछ रहा है कि कितना आएगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि 12,102 रुपये की खरीद पर, तो खरीद मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे 100% होता है। 100% का मान आपको दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, कितना रुपया है, तो यह है 12,102 रुपया।
12,102 है। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि छूट के साथ बिक्री 3.5% से घटाकर 3.1/3% हो गया। तो दोस्तों आप देख लेंगे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस जब आप निकालेंगे दोस्तों, तो ये जो है 3.1/3 जो है ये बन जाएगा दोस्तों 10/3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद 3.5% को दोस्तों आप लिख सकते हैं 7/2। तो दोस्तों आप इसका जब अंतर करेंगे तो ये अंतर आपको निकल के आ जाएगा कितना, 1/6। तो दोस्तों आपको इसका मान जो है निकालना है, तो 1/6% का मान आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 12,102 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाई 1/6। दोस्तों आप इसको जब यहाँ पे आप काटेंगे तो ये जो है 6 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 6 दूना 12 और 10 को आगे लेने के लिए एक जीरो लगाना पड़ेगा और 6 का 6 और दोस्तों बच गया 4, तो बन गया 42 और 6 सत्ते 42। इसको दोस्तों आप जब 2017 को 100 से आप भाग देते हैं तो ये बन जा रहा है 20.17। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.17 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 96 नंबर में लिख रहा है दोस्तों कि एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरी कर सकता है। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी की जाती है, बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से पूरी की जाती है, तो उसे आपको दूरी बताना है कि टोटल दूरी कितनी चली थी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि समय जो है आपको बता रहा है कि उसको पूरा समय कितना लगा है, 12 घंटे का। तो दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे आपको दूरी जो है पता नहीं है, तो दोस्तों आप दूरी को यहाँ पे डिस्टेंस को आप लोग मान लेंगे 2x। तो दोस्तों पहली आधी दूरी, इसका मतलब 2x में से आधी दूरी x को वो चला है कितने की चाल से, तो 22 की चाल से। उसी प्रकार दोस्तों तो ये जो है दूरी बटे चाल समय बता रहा है, x/22 जो है वो समय बता रहा है। उसके बाद दोस्तों अब फिर जो है आधी दूरी अभी बची x की दूरी आधी बची, तो इस दूरी को चलने के लिए ये 26 की चाल से चल रहा है, तो इसको अब समय लग रहा है x/26। तो दोस्तों कुल समय जो आपको यहाँ पे दिया हुआ, इसलिए मैं इसको ऐड करके, और कितना समय लग रहा है, 12 का समय लग रहा है, 12 घंटे का समय लग रहा है दोस्तों आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 22 और 26 का दोस्तों आपको लसा लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसका एलसीएम आ जाएगा आपको 286। 22 को 286 से दोस्तों आप जब काटेंगे तो ये 13 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 26 से 286 को दोस्तों जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 12। दोस्तों 13 और 11 हो जाता है यहाँ पे 24x अपॉन 286 इज इक्वल टू 12। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ 12 से 24 कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से यहाँ पे आप जब इसको काट लेंगे 286 को, तो ये कट के हो जाएगा कितना, 143। तो दोस्तों यहाँ पे आपको x का मान जो है कितना आ गया, 143। लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी हम लोगों ने दोस्तों माना है 2x। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 2x का मान अगर निकालना है तो दूरी जो है 2x है, तो 2x का मान निकालने के लिए आपको x के वैल्यू में जो है 143 किलोमीटर की दूरी को आपको दोगुना करना पड़ेगा। तो जैसे ही दोस्तों आप इसको दोगुना करेंगे तो यह आ जाएगा 286 किलोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6.5 घंटे लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसे 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6.5 घंटे का उसको समय लगता है। तो पैदल जाने में मतलब कि पैदल को मैं पील से डिनोट कर देता हूँ, और सवारी से जाने में उसको, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो इन दोनों में समय आपको लग रहा है कितना, 6.5 घंटा। 6.5 घंटा को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 13/2, ठीक है, इतना घंटे का समय लगता है। उसके बाद दोस्तों समय इसमें लिख रहा है कि यदि वह दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसके 2 घंटा 10 मिनट शेष बच जाते। तो दोस्तों दोनों तरफ अगर सवारी से जाता तो मतलब यहाँ पे मैं 2s लिख देता हूँ, क्योंकि सवारी जो है यहाँ पे मैंने s माना है तो 2s हो जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि वो सवारी से जा रहा है। तो 2s का मान दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 घंटा 10 मिनट का समय बच जाता। इसका मतलब कि 6.5 घंटा वो दोनों चीज़ों से अगर जाता है, मतलब पैदल जाता है और सवारी से, दोनों से अगर जाता है तो उसको 6.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन केवल अगर वो दोनों तरफ सवारी से जाए तो उसको 2 घंटा 10 मिनट का समय बच जाएगा। इसका मतलब समय लगा कितना, तो 6.5 घंटे में से मैं 2 घंटा 10 मिनट को घटा लेता हूँ। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 4 घंटा। दोस्तों ये आ जाएगा 4 घंटा और 30 में से 10 अगर घट गया तो ये हो जाएगा 20 मिनट। तो दोस्तों आप इसको जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए आप उसको 60 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 60। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 होल 1/3। इसको दोस्तों आप जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 13/3 आवर। तो दोस्तों दोनों तरफ सवारी से जाने में उसको 13/3 घंटे का समय लगता है। लेकिन दोस्तों आपको दोनों तरफ सवारी का है, यहाँ पे आप एक तरफ सवारी से अगर जाने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे 3 से आकर के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मान निकल जाएगा दोस्तों 13/6 आवर्स। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा।
तो दोस्तों आप पैदल यहाँ पे निकाल लेंगे अगर, तो पैदल निकालने के लिए दोस्तों आपको पता है कि P प्लस एस का मान यहाँ पे हमको निकला हुआ 13/2 घंटा, जिसमें दोस्तों एस का मान है 13/6 घंटा। तो पैदल का निकालने के लिए दोस्तों 13/2 में से आपको ये 13/6 को माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप जब इसको घटाएंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों 13/3 13/3 घंटा आ जाएगा। मतलब कि एक तरफ पैदल जाने में उसको कितना समय लग रहा है दोस्तों, 13/3 घंटा। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि वह दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता। तो दोस्तों दोनों तरफ अगर पैदल जाएगा तो क्वेश्चन के अनुसार आप यहाँ पे 2P निकालेंगे, क्योंकि दोनों तरफ पैदल का पूछ रहा है। तो दोस्तों P का मान अगर 13/2 है, यहाँ पे 2P का मान निकालने के लिए 2 × 13/3 कर लेंगे, 13/3 कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 13 दूना 26, 26/3 हो जाएगा। मतलब दोस्तों 26/3 को जब आप आगे सॉल्व करते हैं तो ये जो है कितना समय आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 8 घंटे 40 मिनट, 8 घंटे 40 मिनट। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि 5 वर्ष में वो धनराशि 2625 रुपये हो जाती है। इसका मतलब कि 5 वर्ष का आपको अमाउंट दिया हुआ है 2625। उसी प्रकार 2 वर्षों के अंत में वो धनराशि 2250 हो जाता है। इसका मतलब 2 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है 2250। तो दोस्तों इस 3 वर्षों के गैप में कितना उसको ब्याज मिला, इसको सबसे पहले हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष में हम लोग को दिया हुआ 5 ईयर्स में कितना है 2625 रुपये, ये अमाउंट हो जाती है 5 वर्षों का। उसी प्रकार दोस्तों 2 वर्षों में यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है कितना, तो 2250। 2 वर्षों का अमाउंट कितना है दोस्तों 2250। तो दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 3 वर्ष का आपको अमाउंट, 3 वर्ष का जो है ब्याज आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप घटाएंगे तो 5, 12 में से 5 गया तो 7, और दोस्तों ये हो जाएगा 5 में से 2 गया तो 3। तो दोस्तों आपको यहाँ पता चल गया कि 3 वर्ष में जो है इसको कितना साधारण ब्याज मिला है 375। तो दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए आप इस 3 से 375 को जब काटेंगे तो 3 एकाई 3 और 25 या 75 हो जाएगा। इतना रुपये का दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे या तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे या तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो दोस्तों 2 वर्ष से ब्याज निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कम पड़ेगा, इसलिए मैं 2 वर्ष का यहाँ पे अगर ब्याज निकालूँ, अगर 1 वर्ष का ब्याज 125 है दोस्तों, तो 2 वर्ष का ब्याज 2 से 125 को मैं जब गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 250। तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 250, ऐसा ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों कि 2 वर्ष का अमाउंट है 2250 और 2 वर्ष का ब्याज हमने निकाला है 250। तो दोस्तों आप यहाँ पे 2 वर्ष का आप 2 ईयर्स का आप निकाल लेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल। 2 वर्ष का प्रिंसिपल आप निकालेंगे दोस्तों, तो अमाउंट में से जब मैं ब्याज को घटा लेता हूँ 2250 में से अगर 250 को मैं घटा लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000, ये 2000 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये प्रिंसिपल 2 वर्षों का निकाल लिया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे दोस्तों आपको निकालना है रेट। तो दोस्तों आप यहाँ पे रेट मैं साइड में यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो रेट का फार्मूला आप जानते हैं दोस्तों, SI × 100। तो 2 साल का SI कितना है दोस्तों, तो 2 साल का SI आपको यहाँ पे आया है 250। तो 250 × 100 अपॉन हो जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल दोस्तों 2 साल का कितना आया है, तो 2000, 2 साल का 2000 आया है दोस्तों प्रिंसिपल आपको, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम मैंने 2 साल का यहाँ पे लिया था। उसके बाद दोस्तों आप जब इसको काटेंगे तो काटने पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25/4। 25/4 को दोस्तों आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है दोस्तों 6.25%। तो दोस्तों यहाँ पे रेट प्रतिशत आ गया 6.25%। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। तो बढ़ते हैं दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 99 नंबर में यहाँ पे लिख रहा है कि P, Q और R के पास कुल मिलाकर 180 कैंडी हैं। P, Q और R में से प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से है। इसके बाद R Q को उसके आधी संख्या में कैंडी देता है जितनी Q के पास पहले से है, और R P को भी उससे दुगुनी संख्या में कैंडी देता है जितनी P के पास पहले से है। अब उनमें से प्रत्येक के पास समान संख्या में कैंडी हैं। तो आपको बताना है दोस्तों P और R के पास आरंभ में जितनी संख्या में कैंडी थी उनका क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों मॉडरेट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें इसमें जो है सबसे पहले आपको दोस्तों दिए हुआ ऊपर में यहाँ पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे P + Q + R आपको दिए हुआ है टोटल तीनों को जो है मिला करके कितने कैंडी मिले हैं दोस्तों, P + Q + R तीनों को मिला करके दोस्तों मिले हैं 180 कैंडी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सवाल में यहाँ पे लिख रहा है कि P, Q और R में से प्रत्येक को उतनी कैंडी देता है जितनी कि उनके पास पहले से है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि P को कितना कैंडी मिला, तो इसको मैंने मान लिया यहाँ पे स्मॉल p। उसके बाद दोस्तों Q को कितना कैंडी मिला, इसका भी हमको नहीं पता, इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल q। उसके बाद दोस्तों R को कितना कैंडी मिला, इसका मैं मान लेता हूँ स्मॉल r। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरे लाइन में कह रहा है P, Q और R में से प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितनी उनके पास पहले से है। तो दोस्तों P जो है वो Q को क्यों ही कैंडी दे रहा है, क्योंकि Q के पास पहले से Q कैंडी है,
क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा है कि उतना ही कैंडी देता है जिसके जितना उसके पास पहले से, मतलब क्यू को जो है क्यू ही कैंडी दे रहा है। इसका मतलब पी के कैंडी की संख्या में क्यू ये घट जाएगा क्योंकि उसने क्यू कैंडी क्यू को दे दिया है। उसके बाद दोस्तों पी जो है आर को भी उतनी ही संख्या में कैंडी दे रहा है जितना आर के पास पहले से, मतलब आर के पास पहले से आर ही है तो इसको भी आर ही कैंडी दे रहा होगा दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों आर कैंडी अगर दे दिया तो पी के कैंडी की संख्या में से ये आर भी घट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पी के कैंडी को देख रहे हैं कि पी माइनस क्यू माइनस आर है, इसको अब आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यू को अगर आप जोड़ते हैं तो दोस्तों ये 2 स्मॉल क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आपको आर और आर जोड़ते हैं तो ये 2r आ जाएगा दोस्तों। अब आगे दोस्तों यहाँ पे अगला शर्त दे रहा है कि आर क्यू को उसकी आधी संख्या में कैंडी देता है जितनी क्यू के पास पहले से है। तो दोस्तों आर जो है यहाँ पे अब कैंडी दे रहा है क्यू को आधी संख्या में, क्यू अगर 2q है अभी तो इसको आधी संख्या में अब फिर से क्यू मिलेगा, लेकिन ये दोस्तों किसने दिया है, आर ने दिया है। तो आर का कैंडी जो है यहाँ पे क्यू कम हो जाएगा क्योंकि क्यू ने आर जो है क्यू कैंडी जो है दे रहा है क्यू को। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि आर जो है पी को भी उससे दुगनी संख्या में कैंडी देता है। आर जो है दोस्तों पी को भी कैंडी देता है लेकिन उससे दुगनी संख्या में। तो दोस्तों इसमें जो है आप यहाँ पे जोड़ लेंगे, क्यू पी के पास कैंडी है पी माइनस क्यू माइनस आर, तो इसको दुगुनी संख्या में कैंडी मिल रहा है दोस्तों। इसका मतलब कि पी का जो दुगुना है 2 गुने पी माइनस क्यू माइनस आर, इतना कैंडी जो है दोस्तों इसको और मिल रहा है पी को। ये कैंडी दोस्तों किसने दिया है, आर ने दिया है पी को। तो आर में दोस्तों ये जो है दुगुना पी माइनस क्यू माइनस आर जो है इतने कैंडी जो है दोबारा यहाँ पे आपको घटा लेने पड़ेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप आगे लाइन में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है अब उनमें से प्रत्येक के पास समान संख्या में कैंडी बची। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों को मिला करके 180 कैंडी जो है, पता है हम लोगों को कि 180 कैंडी जो है तीनों को मिला करके। तो दोस्तों समान संख्या में कैंडी मिलने का मतलब ये हुआ कि तीनों को जो है इक्वल संख्या में कैंडी मिले हैं, मतलब पी बराबर क्यू बराबर आर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों अब अगर 180 कैंडी को 3 दोस्तों में समान हिस्सा में बांटना है, इसका मतलब कि 60-60 कैंडी सभी को मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप करेंगे, अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे घेर देता हूँ और दोस्तों आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है जोड़ने के बाद बन जाएगा 3q बन जाएगा दोस्तों। और ये जो है दोस्तों इतना ही रह जाएगा और यहाँ पे p का जो मान आ जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों ये p माइनस क्यू माइनस आर प्लस 2 इंटू पी माइनस क्यू माइनस आर, तो ये जुड़ करके हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू पी माइनस क्यू माइनस आर। ठीक है, पी माइनस क्यू माइनस आर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है पी का जो है कैंडी का संख्या है इसको जो है 60 के बराबर मैं करूँगा क्योंकि सभी को 60-60 मिला है। और दोस्तों क्यू को जो है मिला है 3q, तो इसको भी मैं 60 के बराबर करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आर को जो कैंडी मिल रहा है इसको भी मैं 60 के बराबर करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इस वाली इक्वेशन से आता हूँ, इस वाली इक्वेशन से q का मान अगर मैं निकालता हूँ तो दोस्तों q के कैंडी का संख्या है 3q और 3q का मान आपको यहाँ पे है दोस्तों 60। तो दोस्तों यहाँ से आप निकाल लेंगे कि q को जो है कितना कैंडी मिला है। तो 3 से मैं जब 60 को काटता हूँ तो ये हो जाएगा 20 कैंडी। तो दोस्तों यहाँ पे q का आपको पता चल गया कि उसके पास जो है 20 कैंडी थे पहले। उसके बाद दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि मैं ये वैल्यू जो है दोस्तों अब मैं p के मान में जो है बैठा लेता हूँ, मतलब कि मैं ये जो है वैल्यू यहाँ पे अगर मैं ये p के मान में अगर बैठा लेता हूँ दोस्तों, p का जो है फर्स्ट इक्वेशन में अगर रख लेता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि p का जो कैंडी का संख्या है दोस्तों यहाँ पे 3 इंटू पी माइनस इस वाले वैल्यू में मैं पुट कर रहा हूँ 3 इंटू पी माइनस क्यू माइनस आर। तो 3 इंटू पी माइनस क्यू का वैल्यू दोस्तों मैंने 20 निकाला है और माइनस आर, तो बराबर हो जाएगा ये 60 के। तो दोस्तों आप इससे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से मैं अब अगर ये 60 को काट लूँ तो ये कट जाएगा दोस्तों 20 बार। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस क्यू 20 माइनस आर बचेगा बराबर 20 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पी माइनस आर आ जाएगा, ये 20 माइनस का 20 इधर आके प्लस बन जाएगा और 20 जुड़ करके हो जाएगा दोस्तों 40। तो दोस्तों ये जो है आपका एक इक्वेशन काम का है। मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देता हूँ। दोस्तों आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको जो है दोस्तों इस वाले तीसरा नंबर जो आप इक्वेशन देख रहे हैं आर का जो कैंडी का संख्या है, अगर मैं इसमें पुट करूँ तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें जो है मैं इसको जब आगे पुट करता हूँ इसमें, तो इसका इक्वेशन आप दोस्तों सबसे पहले इधर लिख लेंगे। तो इक्वेशन इसका 2r माइनस क्यू माइनस 2r, तो दोस्तों ये हो जाएगा इक्वेशन इसका 2r माइनस क्यू माइनस 2 इंटू पी माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये 60। दोस्तों अब इसमें जब हम पुट करते हैं 2r माइनस क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो क्यू का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे 20 माइनस 2 इंटू पी माइनस 20 माइनस आर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 60। दोस्तों आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2r माइनस 20 माइनस 2 इंटू पी माइनस आर का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पी माइनस आर का वैल्यू हमने 40 निकाला है। तो पी माइनस आर का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लेंगे 40, तो 40 में से दोस्तों यहाँ पे 40 पुट कर लेंगे तो 40 माइनस 20 हो जाएगा ये इज इक्वल टू 60। दोस्तों इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2r का मान आपको यहाँ पे 2r माइनस 20 माइनस 40 में से ये 20 अगर घटा लूँ तो ये हो जाएगा 20 दूना हो जाएगा ये 40 इज इक्वल टू 60।
तो दोस्तों आप यहाँ पे 2r बराबर लिख लेंगे। यहाँ पे -20 और -40 को अगर मैं यहाँ पे जोड़ लूँ तो -60 हो जाएगा, और -60 जब इधर आ जाएगा तो 60 में 60 जोड़ लूँगा तो ये हो जाएगा 120। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं कि r का मान आ गया, यहाँ से जब इसको काट लूँगा तो ये हो जाएगा 60। r का मान यहाँ पे दोस्तों निकल गया कितना, 60। दोस्तों आगे जब क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है कि P और R के पास आरंभ में जितनी कैंडी की संख्या थी उनका अनुपात आपको बताना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको निकाल चुके हैं कि R का कैंडी का संख्या कितना है। अब आप इस इक्वेशन में आप इसको जो है इस इक्वेशन में रख करके R का मान P का मान यहाँ पे आप निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि P माइनस R, तो दोस्तों हमको पता है कि P माइनस R का मान हमको आ गया है कितना, P माइनस R का मान है कितना, 40। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब R का मान रखेंगे यहाँ पे 60, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वही 60 जो है P माइनस 60 बराबर दोस्तों है 40। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा इसका मान, तो P बराबर आ जाएगा 100। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि P और R के पास आरंभ में कैंडियों की संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप करेंगे P और R का कैंडी का संख्या जो है आप यहाँ पे इधर जो है सॉल्व मैं कर देता हूँ। P अनुपात R इज इक्वल टू, P का मान दोस्तों कैंडी का संख्या है 100 अनुपात R का मान हो गया दोस्तों यहाँ पे 60। इसको दोस्तों आप जब काट लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा दोस्तों 20 से, तो 20 5 6 100 और 20 3 60। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5:3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 100 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों लिख रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की लंबाई 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी आपको बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों समानांतर चतुर्भुज अगर बनाएंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा होता है, और यहाँ पे ये और ये जो है आपस में ये लंबाई और ये जो है आपस में ये चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे अगर मैं इस वाले शीर्ष से अगर यहाँ पे लंब डालूँ तो ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों मैं इस वाले शीर्ष से अगर यहाँ पे लंब डालूँ तो ये भी इसका ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोनों ऊंचाई दोस्तों सेम नहीं होगा, दोनों ऊंचाई जो है अलग अलग लेंथ का होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि समानांतर चतुर्भुज में क्वेश्चन में आप देख रहे हैं समानांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं की लंबाई 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे आसन्न भुजाओं की लंबाई मैं यहाँ पे इसको 36 सेंटीमीटर कर देता हूँ और इसको 27 सेंटीमीटर कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो भुजा है ये बड़ा है इसलिए मैंने इसको 36 माना है, और ये भुजा थोड़ा सा देखने में छोटा है इसलिए इसको मैंने 27 मान लिया है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है, 12 सेंटीमीटर है। आपको छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दोस्तों दिया है। तो छोटी भुजा दोस्तों ये वाला भुजा है जिसको मैंने चौड़ाई माना था, इसके भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, इस दूरी को आपको ये दिया हुआ है 12। तो दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, मतलब इस दूरी को आपको पूछ रहा है कि ये दूरी जो है ये कितना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में आपको जो है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से ये क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों आप जान रहे हैं समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है आधार गुने ऊंचाई, मतलब कि बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों बेस इंटू हाइट, आप बेस अगर 36 मानेंगे तो इसका हाइट x हो जाएगा, क्योंकि इसी बेस पे इसका हाइट x जो है पड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप इसका फार्मूला अगर बेस 27 मानते हैं तो ऊंचाई यहाँ पे आपको 12 मानना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में एरिया तो बराबर होगा दोस्तों, इसलिए मैं इसको उसी पे बना देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि एरिया बराबर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे बेस यहाँ पे 36 अगर मैं लूँगा तो ऊंचाई इसका x है इज इक्वल टू, अगर ये बेस में 27 इसका ले लूँ दोस्तों तो यहाँ पे इसका लंबवत दूरी या ऊंचाई यहाँ पे 12 है। तो दोस्तों यहाँ पे जब मैं इसको काटता हूँ 12 या 36 हो जाता है, और 3 से जब मैं इसको 27 को काट लेता हूँ तो ये 9 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो x का मान आ गया ये 9 सेंटीमीटर आ गया। मतलब दोस्तों आपको क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो वो x का मान जो है 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सेट प्रैक्टिस 4 का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और सेट प्रैक्टिस 5 मैं जल्द ही लाने वाला हूं। तब तक के लिए आपको दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।